अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं लाया हूँ एक मासूम लड़की आयरा और उसके इश्क में पागल जिनज़ादे की मोहब्बत की कहानी। तो फिर शुरू करते हैं। आयरा शहर की भाग दौड़ और लोगों के हसद भरे तानों से बचकर शहर छोड़कर आई थी। वो बेहद मासूम और प्यारी लड़की थी, पांचों वक्त की नमाजी और पाबंदी से कुरान की तिलावत करने वाली। गांव में उसका अपना कोई न था, लेकिन ये गांव उसके दूर की खाला का था। उनका एक मकान सालों से खाली पड़ा था। आयरा ने उस मकान की चाबी उसके पड़ोसी से ली, जो उसके खाला के रिश्तेदार थे। वो घर थोड़ा पुराना और धूल मिट्टी से अटा पड़ा था। छोटा सा मेन गेट और उसके सामने सहन था। बाईं तरफ एक कमरा और दूसरी तरफ किचन और बाथरूम थे। सहन के बाईं तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा था। आयरा ने उसे खोला तो एक भीनी भीनी लेकिन तेज महक ने उसे अपने हिसार में ले लिया। घर के पीछे उस हिस्से में गुलाबों का एक बड़ा और घना बाग था। लाल, सफ़ेद, गुलाबी और पीले और न जाने कितने ही तरह के गुलाब उसमें लगे थे। आयरा को पहले तो हैरत हुई कि इतना बड़ा और खूबसूरत बाग है, जबकि ये घर तो सालों से बंद था। शाम ढल रही थी। आयरा उस बाग के अंदर चली गई। उस बाग के फूल इतने खूबसूरत थे कि आयरा को उस चाबी देने वाले की बात का ख्याल ही नहीं रहा। उसने कहा था कि सहन का दरवाज़ा मत खोलना। उस बाग की हवा बेहद ठंडी और पुरकशिश थी। आयरा बाग में अंदर जा रही थी और हवा भारी हो रही थी। आयरा की नज़र बाग के एक तरफ लगे गुलाब के पेड़ पर गई। उसके गुलाब सबसे ज्यादा चमकीले और गहरे थे। उसने कभी आज से पहले इतने लाल गुलाब नहीं देखे थे। आयरा उस पेड़ के पास गई और उन्हें छूने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। आयरा ने सर झटका और वापस सहन में आ गई। दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल फिर से बोझल हो गया था। उसने खाना नहीं खाया और कमरे में सोने चली गई। उसने कमरे की खिड़की खोल दी और खिड़की खुलते ही एक तेज हवा कमरे में दाखिल हुई। आयरा को लगा जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही वहम होने लगे हैं। उसने सर झटका और सोने के लिए बेड पर लेट गई। उसने अभी पलकें बंद ही की थीं कि एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ। हवा में गुलाब की तेज खुशबू थी, कुछ ज्यादा ही तेज। पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से भर गया। आयरा सिहर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों में कुछ लगाया हो। वो एहसास इतना वाजिब था कि आयरा उठकर बैठ गई। उसने डरते हुए दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो रात उसकी आसानी से गुजर गई। अगली सुबह बड़ी तरोताज़ा थी। कमरे में गुलाब की भीनी महक फैली हुई थी। उसने इधर उधर देखा तो खिड़की भी बंद थी। आयरा ने गहरी सांस ली और जैसे ही तकिया उठाया, उसके नीचे एक सुर्ख गहरा लाल गुलाब रखा था। आयरा का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो गुलाब इतना ताज़ा था कि उस पर जमी ओस की बूंदें अभी तक मौजूद थीं। कौन लाया इसे यहाँ? उसने तेज आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आयरा ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और सहन में आ गई। उसने किचन में देखा, रात का खाना अभी भी पड़ा था। उसका दिल न हुआ उसे खाने का। उसने दरवाज़ा खोला तो एक छोटा लड़का वहां से गुजर रहा था। आयरा ने उसे आवाज़ दी और थोड़ा सामान मंगाया। लड़का भागकर सामान दे गया। आयरा ने उस सामान से ब्रेड और जाम निकाला और दूध गर्म कर प्लेट में डाल नाश्ता लेकर बाग में आ गई। उसे वहाँ की ठंडी हवा बेहद पुरकशिश लग रही थी। वो अभी पहला निवाला लेने ही वाली थी कि उसकी नज़र बाग के आखिर में उस चमकते गुलाब के पेड़ के पास खड़े नौजवान पर पड़ी। वो बड़ा ही पुरकशिश लग रहा था। बड़ी बड़ी नीली आंखें जिनमें भर भर कर सुरमा लगा था, लंबा कद और कसरती जिस्म पर सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने वो बड़ा ही हसीन लग रहा था। उसकी आंखों में एक खामोश सा शोर था। आयला को लगा शायद कोई गांव का नौजवान है, फूल लेने आया होगा। उस गांव में कुछ घर हिंदुओं के भी थे जो अक्सर वहां से पूजा के लिए फूल लेने आते थे। आयरा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए खाना शुरू किया। अस्सलामुअलैकुम। अचानक इस तारुफ पर जैसे आयरा उछल पड़ी। वो नौजवान अब उससे कुछ कदम दूर खड़ा उसकी जर्रा नवाजी कर रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि कुछ सेकंड पहले वो उस पेड़ के पास खड़ा था और इतनी जल्दी यहाँ। वो कुछ सोचती उससे पहले वो धीमे कदमों से उसके पास आ गया।
जी, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? आयरा ने आखिर पूछ ही लिया। उसे शायद आयरा का सवाल पसंद नहीं आया, जो उसकी नज़रों में साफ नजर आ रहा। उसे लगा कि शायद वो बराबर वाले घर का लड़का है। आखिर ये घर अब तक उनका ही था, तो फिर बाग भी उनका ही होगा। आयरा का दिल आज खुश था। उसने बाहर जाने का सोचा। तभी घर के मेन गेट पर दस्तक हुई। उसने गेट खोला तो उसी की हमउम्र एक लड़की वहां खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बाउल था। हाय, मैं फ़ाइज़ा हूँ, आपकी खाला की रिश्तेदार। उसने बाउल आयरा के हाथ में पकड़ाया। उसे देखकर आयरा का मुंह बन गया। इन रिश्तेदारों ने तो पहले ही मेरी जिंदगी अजाब कर दी थी, अब ये यहाँ भी आ गए। आयरा को रिश्तेदार नाम से ही नफरत हो गई थी, लेकिन देर बात करने के बाद आयरा को महसूस हुआ कि फ़ाइज़ा अच्छी लड़की है। वो उसकी हमउम्र भी थी, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। आयरा को आज आए हुए 2 दिन हो गए थे। वो फ़ाइज़ा के साथ गांव में घूमने निकल गई। इधर उधर की बातें करने के बाद आयरा ने कहा, तुमने बताया नहीं कि सहन के उस तरफ बाग है? वो तो मैंने वहां का दरवाज़ा खोला तो पता चला। बाग का नाम सुनकर फ़ाइज़ा जैसे सुन्न पड़ गई। क्या तुम बाग में गई थी? उसने इस तरह पूछा कि आयरा को अजीब लगा। हाँ, गई थी, और वो बेहद खूबसूरत है। तुम्हारे आयरा की बात मुंह में ही रह गई जब फ़ाइज़ा ने कहा, उस बाग में मत जाना, वहां वो रहता है। आयरा कहने वाली थी कि तुम्हारे भाई ने बाग का बहुत अच्छी तरह ख्याल किया है, लेकिन फ़ाइज़ा की बात सुनकर वो बोली, कौन? सफ़ेद साया। फ़ाइज़ा ने उसके कान में सरगोशी की। फ़ाइज़ा की बातों से आयरा के दिल में खौफ सा तारी हो गया। वो उसकी कही हुई बातें सोचते हुए बिस्तर पर जाकर सो गई। रात को उसे ख्वाब आया कि वहीं नीली गहरी आंखों वाला नौजवान उसके पास खड़ा है। उसने सुर्ख गुलाब का फूल उसके तकिए के पास रख दिया, और फिर जब सुबह वो उठी तो तकिए के पास उसे वहीं गुलाब मिला, एकदम ताज़ा और बेहद खूबसूरत सुर्ख गहरा गुलाब। उस पर जमी ओस की बूंदें उसके अभी अभी तोड़े जाने का सबूत दे रही थीं। पंखुड़ियां ओस से भीगी हुई थीं। ख्वाब इतना सच नहीं होते। उसने गुलाब उठाया और उसी पल उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं, जैसे वो फूल किसी बर्फ के सहरा से निकल कर आया हो। आयरा को अब गुस्सा आ रहा था। शायद उसका वास्ता पहली बार इन चीज़ों से पड़ा था, इसलिए उसे यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि ये उस खाला के रिश्तेदार का कोई कारनामा है, जो कल सुबह उसे बाग में मिला था। लगता है कि ये फ़ाइज़ा का भाई है या फिर उसी के घर का कोई इंसान। आयरा ने फूल को हाथ में पकड़ा और दंदनाती हुई फ़ाइज़ा के घर पहुंच गई, लेकिन दरवाजे पर लटका बड़ा सा ताला उसे मुंह चिढ़ा रहा था। अब ये कहाँ गए? उसने सोचा। तभी पास से गुजरते एक बच्चे से पूछा तो पता चला कि कल रात वो लोग अपने बेटे के पास गए हैं। उनका बेटा शहर में रहता है। अब तो आयरा को और भी ज्यादा हैरानी हुई। अगर इनका बेटा शहर में रहता है तो वो कौन था? आयरा ने जल्दी से शावर लिया और नाश्ता लेकर कल की तरह बाग में आ गई। 11 बज चुके थे। उसे नाश्ते से ज्यादा उस नौजवान को जानने की बेतादी थी। तभी उसी चमकते पेड़ के पास उसे वो नौजवान दिखा। आयरा भागते हुए उसके पास पहुंच गई। हाय, मैं आयरा, कल हम मिले थे। आयरा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर वो संजीदगी से खड़ा रहा। आपका नाम? आयरा ने पूछा। लिहाज, उसने बताया। लिहाज? उसे नाम कुछ अजीब लगा, पर उसने सिर हिला दिया। आयरा ने फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वो एक पल आयरा को देखता है और फिर कहता है, मैं यहीं रहता हूँ, ये बाग मेरा है। कहते हुए वो चल दिया। आयरा ने आवाज़ दी। तभी आयरा लड़खड़ाई। वो गिरने ही वाली थी कि लिहाज ने उसे संभाल लिया। आयरा को अब तो और भी हैरानी हुई। लिहाज तो उससे कम से कम 10 कदम दूर था, तो इतनी जल्दी वो यहाँ कैसे आ गया? ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचना तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। वो जैसे आयरा का दिमाग पढ़ सकता था। कहते हुए वो उस चमकते गुलाब के पेड़ के पास गया और गायब हो गया। आयरा ने जब उसे गायब होते देखा तो उसकी जान जैसे हल्क में आ गई। दोपहर के वक्त भी उसे डर लग रहा था। वो तुरंत भागी और सहन का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो जान चुकी थी कि लिहाज कोई आम इंसान नहीं था। डर से उसका जिस्म कांप रहा था। उसने नज़र इधर उधर डाली।
आज उसे ये घर खाली खाली सा और डरावना लग रहा था। वो तो शहर से सुकून की जिंदगी के लिए गांव आई थी। आयरा भागकर बाहर आई। फायजा का घर अभी भी बंद था। अब मैं कहाँ जाऊं? डर से आयरा की हालत खराब हो रही थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे खौफनाक अंधेरे जंगल में उसे अकेला छोड़ दिया हो और वहां बचने का कोई रास्ता नजर ना आता हो। आखिर आयरा ने खुद को शांत किया और वुज़ू करके असर की नमाज को खड़ी हो गई। उसका दिल अब थोड़ा शांत था। अंधेरा अब बढ़ने लगा था और हवा भारी हो रही थी। आयरा को आज डर महसूस हो रहा था। उसने आंखें बंद की और कुरान की आयतों की तिलावत करके हुए सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि आयरा की आंख खुली। उसे अपने माथे पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। वो डर कर जल्दी से उठ गई। उसके बदन में खौफ तारी हो गया। उसने जल्दी से उठकर लाइट जलाई, लेकिन लाइट शायद नहीं थी। आयरा के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से माचिस की तीली जलाई और तीली की रोशनी में उसने लिहाज को अपने बेड पर बैठा पाया। वो चीखने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी आवाज़ को अंदर ही घोंट दिया। लिहाज ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, उसने अपनी शांत और संजीदगी भरी आवाज़ में कहा। तो फिर क्यों आए हो? आयरा को यही सोचकर खौफ आ रहा था कि वो एक गैर शरई मखलूक से बात कर रही है। अब नहीं आऊँगा, उसने कहा। मैं अभी भी ना आता अगर तुम्हारी दर्द भरी आह मैंने न सुनी होती। तुम बुखार से तप रही थी। मैं जानता था कि तुम मुझसे डरकर ही दोपहर अंदर आ गई थी, इसीलिए मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें इस तरह बुखार में नहीं देख पा रहा था। उसने एक नज़र आयरा पर डाली और वहां से गायब हो गया। आयरा को उसकी नज़र में दर्द महसूस हुआ, पर दूसरे ही पल फिर उस पर खौफ तारी हो गया जब उसने सोचा कि वो इंसान नहीं था। जैसे तैसे वो रात भी गुजर गई। अगली सुबह जब आयरा उठी तो उसका सर बोझल था, जिस्म में दर्द हो रहा था और एक अजीब सी थकान थी। उसने कमरे में देखा। आज खिड़की से कोई हवा महसूस नहीं हुई। तकिया हटाया तो आज गुलाब का वो फूल वहां नहीं था। आयरा को एक खालीपन सा अपने अंदर महसूस हुआ। उसे लग रहा था जैसे उससे कुछ छूट गया हो। उसने रोज की तरह शावर लिया और नाश्ता लेकर बाग में आ गई। लेकिन आज बाग में फूल जैसे मुरझा गए थे। उसकी नज़र गुलाब के उस चमकने वाले पेड़ की तरफ गई। उस पेड़ के सारे गुलाब सूख गए थे और अब उनकी चमक भी फीकी पड़ गई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उस बाग का माली उसे छोड़कर चला गया हो। इसी तरह एक हफ्ता निकल गया और उस रात के बाद लिहाज उसे नजर न आया। आयरा को न चाहते हुए भी उसकी कमी महसूस होती। वो बार बार उस बाग के चक्कर लगाती, पर लिहाज उसे कहीं नजर न आता। कुछ दिनों बाद एक दिन फायजा वापस आ जाती है। आयरा उसे देखकर रो पड़ती है। इतने दिन से जो आंसू उसने रोक रखे थे वो फायजा को देखकर बहने लगते हैं। फायजा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन उसे चुप कराती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। वो अब लिहाज को नाम से पुकारती। वो बार बार कहती कि वो उसे माफ़ कर दे, वापस आ जाए, लेकिन लिहाज वापस नहीं आता। आयरा का दिल अब इस गांव से उछट गया था। आयरा अब चुप चुप रहती। वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। कभी उसे तेज़ बुखार होता तो कभी वो अचानक से उठकर बैठ जाती। अब फायजा उसका ख्याल रखती। गांव की आस पड़ोस की औरतें कहती कि शायद गुलाब के बाग में रहने वाले जिन ने आयरा पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आयरा कुछ न बोलती। उसे बार बार लिहाज की कही वो आखिरी बात याद आती कि अब वो कभी नहीं आएगा। शायद उसने सही कहा था। कुछ दिनों बाद आयरा की अम्मी का फ़ोन आता है कि वो वापस आ जाए। आयरा ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया और जाने की तैयारी करने लगी। फायजा उसकी मदद कर रही थी और साथ ही साथ उसे हिदायतों से नवाज रही थी। आयरा, तू वहां जाकर किसी आलिम को दिखाना और जल्दी ही निकाह कर लेना। देखना, दुल्हा भाई तेरे जिन को भगा देंगे। वो हंसती और कहती। इसी तरह उस गांव को अलविदा कह और गुलाब के बाग की यादें दिल में लिए वो अपने घर वापस आ गई। घर आकर उसे पता चला कि उसके लिए रिश्ता आया है। रिश्ता इतना अच्छा था कि अम्मी अब्बू ने तुरंत हाँ कर दी। कजिन्स ने बहुत कोशिश की कि आयरा एक बार लड़की की तस्वीर देख ले, लेकिन आयरा को तो जैसे कोई दिलचस्पी ही न थी। धीरे धीरे उसे अपने दिल में लिहाज के लिए कुछ नर्म से जज्बात महसूस होने लगे। घर में सब उसे मिसेस फराज अहमद कहकर चिढ़ाते,
पर वो जैसे कोई ख्याल ही न करती। खैर धीरे धीरे निकाह का दिन पास आ गया। आयरा को सब लोग तैयार कर हॉल लेकर गए, क्योंकि फराज की फैमिली ने हॉल में ही आना था। निकाह के दिन फाइजा भी आ गई। सब लोग हॉल पहुंचे। वहां जाकर आयरा को हैरत हुई। वहां का सारा डेकोरेशन सुर्ख लाल गुलाबों से किया गया था। आयरा ने गौर और बेएतमादी से उस डेकोरेशन को देखा। ये वही गुलाब थे, उतने ही सुर्ख और ताज़ा। ये नहीं हो सकता, उसने बेयकीनी से कहा। क्या? नहीं हो सकता। एक सरगोशी उसके कान में हुई। आयरा ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद सब तरफ शोर मच गया कि बारात आ गई है, लेकिन आयरा न जाने किन ख्यालों में गुम थी। तभी फायजा ने आकर बताया कि बारात आ गई है और दुल्हा भाई बेहद हैंडसम है। हर लड़की की नज़र तो जैसे उन पर ही ठहर गई है। वो कुछ और बोलती कि आयरा ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। फायजा वहां से चली गई और फिर आयरा का निकाह फराज अहमद से हो गया। आयरा रुखसत होकर फराज के घर आ गई। सारे रास्ते वो चुप रही। उसने फराज के घर को नज़र उठाकर नहीं देखा। कुछ औरतें चुपचाप आकर उसे एक कमरे में बिठा गईं। आयरा को थोड़ा अजीब लगा। उसके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया था। उसके घर में जैसे शादी वाली कोई रौनक ही नहीं थी। लेकिन जिस बेड पर वो बैठी थी वो बेहद नर्म था। उसने जब हिजाब हटाकर उस कमरे का जायजा लिया तो उसका दिल धड़क गया। वो पूरा कमरा लाल सुर्ख गुलाबों से सजा था और उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। आयरा ने घूंघट नीचे डाल लिया। जैसे जैसे वो शख्स उसके पास आता जा रहा था, आयरा का दिल बेचैन हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी उठकर खड़ी हो जाए और उसे बेखौफ होकर कहे कि वो उसे मोहब्बत नहीं करती और न ही उससे निकाह करना चाहती थी। वो अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि एक आवाज़ उसके कान में पड़ी। अस्सलामुअलैकुम, मिसेस फराज अहमद। आयरा जैसे उछल पड़ी। वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। उसने घूंघट उठाकर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। लंबा कद, नीली गहरी आंखों और सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने वो उसके सामने खड़ा था। बस आज एक चीज़ अलग थी उसमें। आज उसके चेहरे पर संजीदगी की बजाय मुस्कान थी। आयरा बिना कुछ सोचे समझे उठ खड़ी हुई और कूदकर उसकी गोद में चढ़ गई। वो रोते हुए उसके गले लग गई। वो जैसे भूल ही गई कि वो इंसान नहीं है। तुम शायद भूल गई हो, मैं इंसान नहीं हूँ, फराज ने उसे खुद से लगाए ही कहा। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जो भी हो बस मेरे हो। बेसाख्ता रोती हुई वो फराज से चिपकी हुई थी। फराज ने उसे गोद में उठाया और दूसरे ही पल वो फिर उस गुलाब के बाग में आ गए। वो बाग फिर से खेल उठा। फराज ने उसे गुलाब के बिस्तर पर लिटा दिया और फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। कभी कभी मोहब्बत मजहबों को ही नहीं, बल्कि दो मखलूक को भी मिला देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए